हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गिरजा बाजार सब्जी लेने गई होती है, लेकिन गलती से वो नाले में गिर जाती है और पूरे नाले के पानी में भीगती हुई वो वापस अपने घर आती है। गिरजा के मुंह पर, कपड़े पर, हर जगह नाली वाला कीचड़ लगा होता है, इसलिए उसकी सास उसे पहचान भी नहीं पाती। गिरजा घर में अंदर की ओर बढ़ती जा रही थी। ये देखकर गिरजा की सास नीलम उसे दूर से ही रोकते हुए कहती है, अरे अरे कौन है तू? नाले में होली खेल के मेरे घर में चली आ रही है। चल यहाँ से, यहाँ पर कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। चल जा यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठा कर आ जाते हैं। अरे माँ जी, मैं हूँ। नाले में क्या गिर गई? आप पहचान भी नहीं रही हो मुझे। मुझे माँ जी बोल रही है? मैं अपनी बहू की सास हूँ। चल यहाँ से जा। आई बड़ी मुझे माँ जी बोलने वाली। अरे ये मेरी बहू बाजार में सब्जी लेने गई थी या बनाने गई थी, अभी तक आई ही नहीं है। नाली में मैं गिरी हूँ और चोट आपको आई है। माँ जी, मैं कोई और नहीं बल्कि आपकी बहू ही हूँ। मैं सब्जी लेकर आ रही थी बाजार से, रास्ते में नाले में मैं गिर गई। आप पहचान नहीं रही हो। बहू तू है ये? लेकिन तेरी आंखें हैं या बटन? ये देखकर नहीं चल सकती क्या? नाले में जा गिरी, मुंह दिखाने लायक नहीं बची है तू। कहीं चोट वगैरह तो नहीं आई ना तुझे? नहीं माँ जी, कहीं चोट नहीं है। अच्छा, अब आप रास्ते से हटो, बड़ी ही बदबू आ रही है। नहाने जा रही हूँ मैं। नहीं, तू यहीं पर रुक, मैं तेरे लिए पानी ले आती हूँ। पहले यहाँ पर अपना सारा कीचड़ साफ कर ले, फिर जाकर बाथरूम में नहा लियो। तुझसे अच्छे तो छोटे बच्चे होते हैं जो देख कर तो चलते हैं। नीलम अपनी बहू को सुनाते हुए उसके लिए पानी लाती है और पहले उसका कीचड़ साफ करवाती है। कुछ देर बाद गिरजा नहा कर आती है, तो भी हल्की सी अब भी गिरजा में से नाली के पानी की बदबू आ ही रही थी। नाले की बदबू से परेशान होकर नीलम गिरजा से कहती है, अभी तक अच्छे से नहाई नहीं क्या? देख कितनी बदबू आ रही है तुझ में से। माँ जी, नहाया तो है मैंने अच्छे से, लेकिन अब पता नहीं कैसे बदबू आ रही है। आप ही बताओ मैं क्या करूँ अब इस बदबू का? सब बुरा मेरे साथ ही होना होता है। एक काम कर, जा दोबारा नहा ले और पानी में थोड़ा इत्र भी डाल लियो। और हाँ, नहाने के बाद वो फुसफुस भी लगा लियो। कम से कम तेरे साथ खड़े हो सके इतना तो कर ही ले। गिरजा जाकर दोबारा नहा लेती है। गिरजा थोड़ी कम दिमाग वाली तो थी ही, लेकिन साथ ही वो यहाँ वहाँ चलते हुए ज्यादा ध्यान भी नहीं देती थी, इसलिए ऐसे ही कई बार गिरजा नाले में गिरती रहती है। ये बात अब तो नीलम के लिए भी जैसे आम ही हो गई थी। एक दिन गिरजा अपने घर के बाहर ही झाड़ू लगा रही होती है, लेकिन गिरजा का दिमाग पता नहीं कहाँ था कि झाड़ू लगाते लगाते उसका एक पैर घर के बाहर वाली नाली में फिसल जाता है और वो गिर जाती है। गिरजा की आवाज सुनकर वहाँ उसकी सास और पड़ोसन विमला आती है। गिरजा को नाली में देखकर नीलम कहती है, बहू तेरा नाले से कोई पुराना संबंध है क्या? जब देखो नाले में ही गिरी पड़ी रहती है तू। संबंध का तो पता नहीं, लेकिन तेरी बहू पर नाला दोष जरूर है। तभी तो हफ्ते में 2 बार गिरिजा बहू नाले में गिर ही जाती है। गिरिजा का तो दूसरा घर ही नाला है। ये बात तो सही बोल रही है विमला। अब तो मुझे भी बहू को नाले में देखने की आदत हो गई है। 4 दिन बिना नाले में गिरे रह जाए ना, तो मुझे तो अपनी खुद की बहू पर हैरानी होने लगती है। तेरी बहू पर भारी नाला दोष है। उसको सख्त मना कर दे कि नाले के आसपास भी ना जाए, वरना वो कहावत है ना, गई भैंस पानी में और तेरी बहू गई नाले में। आप दोनों यहाँ खड़े होकर मुझ पर हंसते ही रहोगे या मुझे इस नाले से बाहर भी निकालोगे? नीलम, तू ही निकाल अपनी बहू को नाले से। क्या पता नाले से निकालते समय तेरी बहू का नाला दोष मेरे सर भी आ गया तो मैं भी कल नाले में मिलूंगी। आंटी जी, मुझे कोई शौक नहीं है बार बार नाले में गिरने का। गलती से गिरी थी और आप जितना मजाक बना रही हो ना, अब तो संभाल कर ही रहना होगा। कहीं पता चले कि सच में आप भी कल नाले में ही मिलो। बहू चुप कर, ऐसे क्यों बोल रही है? विमला, तू क्यों मेरी बहू के मजे ले रही है? बहू तू बाहर आ, बच्चों की तरह तू भी आए दिन नाले में पड़ जाती है। चल अब नहा ले। नीलम तो अब अपनी बहू का मजाक ही बनाने लगती है और उसके साथ साथ आस पड़ोस की औरतें भी नीलम की बहू का मजाक बनाती। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। गिरजा बहुत संभाल कर भी रहती,
फिर भी वो महीने 2 महीनों में कई बार नाले में गिर ही जाती। कुछ दिनों बाद गिरजा और नीलम की आपस में बहस हो जाती है। गिरजा अपनी सास से कहती है, माँ जी घर का सारा काम मैं करती हूँ और आपको बोलना तक नहीं पड़ता है। और अब फिर भी जब मैंने आपसे ये बोल दिया कि मुझे एक साड़ी चाहिए तो आप मना कर रही हो। बहू, साड़ी दिलाने का कोई फायदा नहीं है, तो फिर नाले में गिर जाएगी और वो साड़ी किसी काम की ही नहीं रहेगी। इससे अच्छा तो तू पुरानी साड़ी पहनकर नाले में तैर। माँ जी अब तो मैं इतना संभाल कर रहती हूँ, एक आध बार कभी गलती से नाले में पैर चला जाए तो वो बात अलग है ना। अब तो हर बात को एक ही बात से जोड़ देती हो, नाले में गिर गई बहू, है ना। बहू, तुझे साड़ी लेनी है तो ले लियो, लेकिन जब कहीं जाना हो तो ही लियो। अभी साड़ी लेने की कोई जरूरत नहीं है। सच ही कहती थी विमला, मेरी बहू जब से नाले में गिरने लगी है तब से अकल सड़ने लगी है इसकी। इतना ही नाला नाला कर रही हो तो आप भी एक बार नाले में गिर जाओ और अच्छे से स्वाद चख लो नाले का। अच्छा लगे तो आप भी डुबकी लेते रहना बार बार। बस कर बहू, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी बोलती रहे। मैं तेरी सास हूँ कि तू मेरी सास है। मैंने जो बोला है वही होगा। नाली से निकली नहीं है और मुझे आई ज्ञान देने। नीलम की बात सुनकर गिरजा वहाँ से चली जाती है। गिरजा के बार बार नाली में गिरने की वजह से अब तो उसके घर में भी इज्जत उसकी कम हो गई थी और बार बार ताने भी मिलने लगे थे। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं और ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद गिरजा अपने घर के बाहर वापस से झाड़ू लगा रही होती है, लेकिन इस बार बहुत ही संभल कर झाड़ू लगाती है। तभी वहाँ से एक बच्चा साइकिल चलाते हुए तेजी में आ रहा था। उसका खुद पर काबू नहीं होता और वो नाले में गिरता ही है कि तभी गिरजा आती है और उसे बचाते हुए खुद नाले में गिर जाती है। नाले में गिरने की आवाज सुनकर वहाँ पर फिर से विमला और नीलम आती है और नाले में अपनी बहू को देखकर नीलम कहती है, उस दिन तो बड़ा बोल रही थी कि मैं संभल कर चलती हूँ और आज फिर नाली में गई। अरे नीलम, अभी तक तेरी बहू के सर से नाला दोष गया नहीं तो नाली में गिरना तो लगा ही रहेगा। तू तो बस अब अपने घर में खुशबू वाला साबुन लाकर रख लिया कर। मुझे तो लगा था अब इसमें अकल आएगी और इसका नाली में गिरना बंद होगा, लेकिन तेरी कहावत तो मेरी बहू के लिए ही बनी है कि गई भैंस पानी में। माँ जी आज मैं संभाल कर ही काम कर रही थी और मैं ऐसे ही नहीं गिरी हूँ। वो तो तेरा ध्यान भटक गया और नाला खुद ही तेरे पास आ गया जिसमें तेरा पैर चला गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी ने तुझे धक्का दे दिया हो, क्योंकि अब तो तू गिर ही नहीं सकती है नाले में, है ना। ये सब देखकर वो बच्चा बोलता है, आप सब लोग आंटी को सुनाते ही रहोगे या फिर उन्हें नाले से निकालोगे भी। आंटी मुझे बचाते हुए नाले में गिर गई थी। बहू, तो इस बच्चे को बचाते हुए नाले में गई? हाँ माँ जी, वो बच्चा साइकिल से नाली में गिर जाता तो मैं इसे बचाने लगी, तब बच्चे को बचाते हुए मैं ही नाले में गिर गई। अब तक तेरी बहू लापरवाही से नाले में गिर रही थी, लेकिन आज तेरी बहू बच्चे को बचाते हुए गिरी है। अब तो तेरी बहू के सर से नाला दोष हट ही जाएगा। गिरजा जो नाले में गिरती रहती थी और उसका मजाक बनता था, अब वो मजाक बनना बंद हो जाता है। आज हम आपको कहानी के जरिए 2 दिल वाली शबाना के बारे में बताएंगे, जो रूपमती की बहू थी। यहाँ 2 दिल का मतलब दिल के 2 इमोशन से है, जिसके चलते वो जैसी है वैसी लोगों को दिखाती नहीं थी। ऐसे ही एक दिन शबाना शाम के समय मार्केट से आ रही होती है। तभी उसके सामने से एक गाड़ी तेजी से एक बच्चे को ठोकर मारते हुए निकल जाती है और वो बच्चा आकर शबाना के पैरों में गिर जाता है। फिर भी शबाना उसे नहीं उठाती। तभी उसकी माँ भागते हुए अपने बच्चे के पास आकर उसे उठाते हुए कहती है, बहुत सी पत्थर दिल औरत देखी होगी मैंने, लेकिन आज तक तेरे जैसी पत्थर दिल औरत नहीं देखी। तेरे सीने में दिल है या पत्थर? कौन है आप और मुझे ऐसे बीच सड़क पर क्यों सुना रही हैं? मैं इस बच्चे की माँ हूँ जो अभी कुछ देर पहले ही तेरे कदमों में पड़ा हुआ था, और तू इतनी पत्थर दिल औरत है कि तूने इसे उठाया तक नहीं। तुझे इस बच्चे की हालत पर जरा सा भी तरस नहीं आया? नहीं, मुझे नहीं आया इस पर तरस। और तुम कैसी माँ हो जिसे ये भी होश नहीं रहता कि उसका बच्चा कहाँ है, उसका बच्चा क्या कर रहा है, किस हाल में है? अजीब औरत हो तुम इंसान हो या नहीं?
मैंने तुमसे इंसानियत की बात की है, उसके नाते तुम्हें अपनी कोई गलती दिखाई नहीं देती। देखो बकवास तो करो मत। तुम्हारा बच्चा है तो तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए था ना। हो गया एक्सीडेंट, मैं क्या करूं? मुझे लगता है मैं ही पागल हूँ जो तुम जैसी पत्थर दिल औरत से बात कर रही हूँ। जब ऐसे बीच सड़क पर तुम्हारे बच्चे को कोई ठोक कर चला जाता तब तुम्हें पता चलता। ठीक है, अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो अपने बच्ची को उठाओ और हॉस्पिटल ले जाओ। जा ही रही हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो औरत अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाती है और शबाना पुलिस स्टेशन जाकर उस गाड़ी वाले के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाकर उसे जेल में बंद करवा देती है ताकि वो दोबारा कभी ऐसे रैश ड्राइविंग ना करे। कुछ समय बाद वो घर लौट आती है और अपनी सास को सर पकड़े हॉल में बैठी देखकर क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बैठी हैं? बहू, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, लगता है मेरी शुगर बढ़ गई। माँ शुगर बढ़ गई है तो दवाई ले लीजिए ना। ऐसे सिर पर हाथ रख के बैठने से चक्कर आना बंद थोड़े ना हो जाएगा। बहू, कभी तो हंसकर प्यार से बात कर लिया कर, हमेशा ऐसे कड़वे बोल ही क्यों बोलती है? ना जाने कैसा दिल है तेरा। बस बोल लिया माँ जी, या और कुछ बोलना है आपको? जाइए जाकर दवाई खा लीजिए। मेरी शुगर की दवाई खत्म हो गई है और मैं तुझे बताना भी भूल गई। ठीक है, तो फिर आराम से अपना सर पकड़कर बैठी रहिए, शायद आपका दर्द ठीक हो जाए। हे भगवान, ना जाने कैसी दिल वाली बहू मिली है मुझे, जरा भी प्यार नहीं है इसके अंदर। बहुत पत्थर दिल औरत है तू, सच में। अब इतनी उम्र हो गई है, भूल ही गई हूँ तो क्या हुआ। रूपमती अपनी बहू शबाना को उसके पत्थर दिल होने का ताना सुना ही रही थी कि तभी वहाँ एक कुरियर वाला आता है और रूपमती को एक पार्सल देता है। और जैसे ही वो उस पार्सल को खोल कर देखती है तो बहुत खुश होकर अपनी बहू से कहती है, देख बहू, आ गई मेरी दवाई। तू पत्थर दिल हो सकती है जिसे कभी किसी का दर्द नहीं दिखाई देता, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है। उसने मेरे लिए पहले ही दवाई ऑर्डर कर दी थी। ठीक है माँ जी, कम से कम इस घर में कोई तो है जिसका दिल पत्थर नहीं है और उसके पास एक अच्छा प्यार भरा दिल है जिसमें सबके लिए बहुत प्यार है। हाँ, ये बात है, और वो अच्छे और बड़े दिल वाला है, और कोई नहीं, मेरा बेटा है। ठीक है माँ जी, मान लिया आपकी बात। अब आप कुछ खा पी लीजिए और फिर दवा लेकर आराम कीजिए। इतना कहकर शबाना अपनी सास को खाना देकर घर के बाकी कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद वो भी अपने सारे काम खत्म करके अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह के समय शबाना किचन में काम कर रही होती है। तभी उसका पति कपिल मॉर्निंग वॉक करके घर आकर सोफे पर बैठ जाता है। शबाना कपिल के लिए जूस लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, आपका लंच रेडी है, अगर आपको नाश्ते में कुछ और खाना है तो बताइए। नहीं यार, मन नहीं है, बहुत गर्मी हो रही है। वैसे माँ कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। वो कल माँ जी को चक्कर आ रहे थे शुगर बढ़ने की वजह से, शायद इसलिए कमरे में आराम कर रही होंगी। क्यों, क्या हुआ? चक्कर क्यों आ रहे थे? माँ जी की दवाई खत्म हो गई थी शुगर की। प्लीज यार, तुम थोड़ा माँ का ध्यान रखा करो। आपकी भी तो माँ है, थोड़ा बहुत ध्यान आपको भी रखना चाहिए। जरूरी है क्या हर चीज मैं ही करूँ? तुमसे बात करना ही बेकार है, मैं माँ से मिलकर आता हूँ। कपिल शबाना से इतना कहकर गुस्से में अपनी माँ के पास उसके कमरे में जाता है और अपनी माँ को जगाते हुए कहता है, माँ आप ठीक हो? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। कल अगर तूने समय से दवाई नहीं मंगवाई होती तो जरूर आज मैं हॉस्पिटल में नजर आती। दवाई? माँ मैंने कोई दवाई नहीं मंगवाई। बेटा, कल ही मेरी दवाई खत्म हुई और कल ही आ भी गई। अगर तूने नहीं मंगवाई तो इसका मतलब बहू ने मंगवाई है। हाँ माँ, मुझे भी लगता है। बेटा, जब बहू दिल से इतनी अच्छी है तो वो क्यों दिखाती है कि उसे किसी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता? उसके पास एक नहीं दो दिल है। एक दिल से सबके लिए अच्छा करती है, वहीं दूसरे दिल से सबके लिए गुस्सा और नफरत दिखाती है। चल उसी से पूछते हैं। इतना कहकर कपिल और रूपमती शबाना के पास बात करने के लिए आते हैं कि तभी वो देखते हैं कि उसकी दोस्त नीलम उससे मिलने आई है और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। शबाना, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन आखिर तू कब तक अपने आप को सजा देती रहेगी? अगर वो लड़का तुझे छोड़कर भाग गया और ये सदमा तेरे माता पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो भी चले गए, तो इन सब में तेरी क्या गलती है? मेरी गलती ये है कि मैंने प्रैक्टिकल इंसान से प्यार कर लिया जिसकी नजरों में मेरे इमोशन की कोई कदर ही नहीं है। उसे लगता है कि मैं कमजोर हूँ, इमोशनल हूँ, हमेशा रोती रहती हूँ, इसीलिए उसने मुझे छोड़ा।
अरे ऐसा अच्छा बनने से तो अच्छा है कि मैं लोगों की नजरों में बुरी ही बनी रहूं। लेकिन तू ऐसी नहीं है जैसा तू दिखाती है। तू तो सबके साथ प्यार से बात करने वाली, प्यार से रहने वाली लड़की है। तू क्यों ऐसे दिखाती है कि जैसे तेरे पास दो दिल है। एक से तू सबके साथ बुरी बन के रहती है और दूसरे दिल की अच्छाई से किसी को रूबरू ही नहीं होने देती। अच्छा बनने का कोई फायदा नहीं है यार। मैंने देख लिया है अच्छा बनके कोई किसी का गुण एहसान नहीं समझता। ऊपर से सब कमजोर ही मानते हैं। अब मैं लोगों की नजरों में जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ, ताकि मेरे साथ दोबारा ऐसा कभी ना हो। शबाना, सबके पास एक ही दिल होता है। या तो इंसान दिल से अच्छा होता है या बुरा, और अपने नेचर और दिल के स्वभाव से ही वो जाना जाता है। जानती हूँ, लेकिन कल को अगर मेरे पति और मेरी सास को इस बात के बारे में पता चल जाएगा तो शायद वो भी मुझे छोड़ देंगे। इसीलिए मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नीलम और शबाना आपस में जो भी बातें कर रहे होते हैं, शबाना की सास और पति वो सारी बातें सुन लेते हैं। तभी नीलम की नजर शबाना के पति और सास के ऊपर जाती है और वो चुप्पी साध लेती है। तभी वो दोनों उनके पास आते हैं और कपिल कहता है, अच्छा तो ये बात है, इसीलिए तुम हमेशा सबसे इतने गुस्से में बात करती हो। सच में तुम पागल हो। तुम किसी और के लिए अपने दिल और अपने नेचर को क्यों चेंज कर रही हो? जो भी था वो तुम्हारा पास्ट था, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है। मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। हमें पता चल गया है कि तू बस गुस्से और पत्थर दिल होने का नाटक करती है। तू दिल से बहुत अच्छी है और सबका ख्याल रखने वाली है, और मेरी दवा भी तूने ही मंगवाई थी, पता है मुझे। शबाना, तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, इसलिए तू अपनी सारी पुरानी बातों को भूलकर अच्छे से प्यार से अपनी फैमिली के साथ रहना शुरू कर दे, वो भी पूरे दिल से। सभी की बात सुनने के बाद शबाना को लगता है कि शायद सभी लोग सही कह रहे हैं। हमें एक इंसान के लिए अपने आप को नहीं बदलना चाहिए। जिसके बाद वो अपनी लाइफ की पुरानी बातों को भूलकर खुशी से अपने परिवार वालों के साथ रहना शुरू करती है। अनामिका गांव से शहर आकर नई नई बसी थी और उसके दोनों बेटे भी शादी लायक हो गए थे, और अब तो अनामिका बस जल्दी से उनकी शादी करवाना चाहती थी। लेकिन अनामिका के साथ एक दिक्कत परेशानी थी, ये कि वो एक नंबर की कंजूस और दहेज की लोभी औरत थी। दिन बीतते हैं, अनामिका पंडित से दोनों लड़कों के लिए रिश्ते तलाशने को कहती है, और पंडित भी उसके दोनों बेटों सुशांत और सिद्धार्थ के लिए दो सुंदर लड़कियों की तस्वीर अनामिका को दिखाते हुए कहता है, जी ये देखिए अनामिका जी, ये दोनों सेठ पंसारी लाल की बेटियां हैं, शमिता और शिल्पी। दोनों बहनें हैं और बड़ी सुंदर हैं। वो सब तो ठीक है पंडित जी, ये बताइए दान दहेज तो देंगे ना? जी आप भी कैसी बात करती हैं? ये सब तो मैंने पहले ही तय कर लिया। आपको बड़ा अच्छा और मोटा दहेज मिलेगा अनामिका जी। बस परेशानी ये है कि लड़कियां थोड़ी मॉडर्न हैं। अरे कोई बात नहीं पंडित जी, अब बड़े घर की होंगी तो ये तो चलेगा ही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अनामिका उन दोनों से अपने दोनों बेटों की रिश्ते की बात चलवाती है, और कुछ ही दिनों में उसके दोनों बेटों की शादी हो जाती है। और गृह प्रवेश के समय उसकी दोनों बहुएं टॉप एंड जीन्स के शॉर्ट्स पहनकर घर में प्रवेश करती है, जिसे देखकर उनके पड़ोस का लड़का चिंटू कहता है, अरे अनामिका आंटी, आपकी दो बहू तो बड़ी हॉट और मॉडर्न है। मैंने तो पहली बार देखा है कि कोई बहू ऐसे कपड़ों में गृह प्रवेश कर रही है। तो क्या हुआ, मेरी बहुएं भी तो प्यारी हैं, और सबके नसीब में ऐसी हॉट बहुएं नहीं होती। अनामिका इतना कहकर बात को टाल देती है, और उसकी दोनों बहुओं को भी ये अच्छा लगता है कि उनकी सास अनामिका बड़े खुले विचारों की है। रस्मों को खत्म करके दोनों बहुएं अपने कमरों में चली जाती है और सुंदर सी नाइटी में बैठी होती है। तभी सिद्धार्थ अपने कमरे में जाकर अपनी बीवी शिल्पी को देखकर कहता है, अजीब हो तुम भी। मैंने सोचा तुम लहंगे में शर्माती हुई नजर आओगी, पर तुम तो बड़ी हॉट सी एंड कूल बन के बैठी हो। क्या आप भी शादी तो लहंगे में कर ली ना, बस बहुत है। अरे गर्मी कितनी है पता नहीं है आपको? अच्छा बाबा ये सब छोड़ो, चलो आओ थोड़ा प्यार वाली बातें करते हैं। इतना कहकर सिद्धार्थ शिल्पी के करीब जाता है। वहीं सुशांत अपनी बीवी शमिता के कमरे में जाकर उसे नाइटी में देखकर कहता है, यार ये गलत बात है, तुमको शॉर्ट्स में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए था। उस चिंटू ने तुम दोनों को हॉट बोला, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। अरे अब हॉट को तो हॉट ही बोलेंगे ना। और एक बात बताओ, आपकी माँ जी कितनी मॉडर्न है, जब उनको दिक्कत नहीं तो आपको क्यों हो रही है?
उनको दिक्कत नहीं है क्योंकि उनको दहेज मिला है, तो वो तुम्हारी सुन रही है। लेकिन मैं तुम्हारा पति हूँ और मुझे जरा नहीं पसंद कि तुमको कोई कुछ भी गलत बोले। आई समझ? इतना कहकर सुशांत नाराज होकर सो जाता है और शमिता समझ जाती है कि आखिर अनामिका इतनी मॉडर्न है कैसे। वो भी आराम करने लगती है, जिसके बाद वो सुबह हॉट सी साड़ी पहनकर रसोई में जाती है और देखती है कि उसकी बहन शिल्पी एक क्यूट सी शॉर्ट ड्रेस में खाना बना रही है। वो उसके पास जाकर कहती है, दीदी तो कैसी रही आपकी रात मेरे जीजा जी के साथ? बहुत प्यारी थी यार, क्या बताऊं। वो तो बहुत रोमांटिक है। चल मेरी छोड़, तू बता तेरी कैसी थी? इतनी बेकार रात थी मेरी जिंदगी की कि क्या बताऊं दीदी। अब आप पूछ रही हो तो सुन लो। हुआ यूं कि शमिता अपनी रात बीती अपनी बहन को बताती है, जिसे सुनकर वो समझ जाती है कि उसकी सास बस लालच में अपनी हॉट बहू की हॉटनेस एडजस्ट कर रही है। समय बीतता है और दोनों भाई नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं। तभी दरवाजे पर चिंटू आकर कहता है, आज कोई दिखाई नहीं दे रहा, भाभी जी घर पर हैं? चिंटू की आवाज सुनकर अनामिका और बाकी 2 बहुएं भी दरवाजे पर आती है और अनामिका कहती है, हाँ बता चिंटू, क्या हुआ, क्या लेने आया है? अरे आंटी जी, मैं तो बस ये पूछना है ताकि भाभीियों की मुंह दिखाई की रस्म कब है, मैं आ जाऊंगा। मेरी बहुओं ने ससुराल में आते ही अपनी टांगे तक दिखा दी, अब मुंह क्या देखेगा। पल्लू तो उन दोनों ने किया ही नहीं था, और वैसे भी इन दोनों का क्या पता, वहाँ भी शॉर्ट ड्रेस पहन के आ जाए। चला जाए यहाँ से। ये सुनकर दोनों बहुओं को बुरा लगता है कि उसकी सास दोनों बहनों की मुंह दिखाई नहीं करवाने वाली। वक्त बीतता है और अनामिका की दोनों बहुएं हमेशा हॉट ड्रेस पहनकर ही कहीं जाया करती, जिससे मोहल्ले के सब लड़कों की नजर उन्हीं पर टिकी रहती। लेकिन फिर भी अनामिका अपनी बहुओं को एक शब्द तक नहीं कहती। दिन बीतते हैं और अनामिका पंडित से दोनों बहुओं की मुंह दिखाई के लिए अच्छा सा मुहूर्त निकलवाती है और शिल्पी के कमरे में जाती है, जहाँ शमिता भी बैठी होती है। वो वहाँ जाकर बोलती है, बहुओं, अच्छा है तुम दोनों साथ मिल गई। मैंने अब तक तुम दोनों की मुंह दिखाई नहीं करवाई क्योंकि शुभ मुहूर्त नहीं था। उस दिन चिट्टू को तो भगाने के लिए वो सब बोला था मैंने। अब सुनो, मुहूर्त परसों का है तो अच्छे से कपड़े पहनकर मुंह ढककर सबके सामने आना, अच्छा तैयारी कर लेना। अपनी बात समझाकर अनामिका उनके कमरे से चली जाती है और अपनी सास के कमरे से जाते ही शिल्पी अपनी बहन को समझाते हुए कहती है, शमिता, माँ जी हमारी हॉटनेस और ये छोटे कपड़े इसीलिए हैंडल कर रही है क्योंकि हम अपने साथ मोटा दहेज लेकर आई हैं। अरे मैं तो कहती हूँ मुंह दिखाई पर भी हॉट सी ड्रेस पहनकर चलते हैं। आखिर पापा ने जो इतना मोटा दहेज दिया है वो किसी तरह से वसूलना भी तो है, इनका मजाक बनवा कर। तू ठीक कह रही है बहन, ऐसा ही करते हैं। आखिर हमारी सास को भी तो पता चले कि आखिर वो कितनी हॉट बहुएं लाई हैं। इतना कहकर दोनों बहनें मुंह दिखाई के लिए तैयारियां करने लगती है कि तभी उनके घर के दरवाजे की घंटी बजती है और दोनों बहनें नीचे जाकर देखती है तो चिंटू की माँ दिव्या अनामिका से मिलने आई होती है और ये देखकर दोनों बहनें वहीं दीवार के पास छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है और दिव्या अनामिका से कहती है, ये मैं क्या सुन रही हूँ अनामिका बहन, तू अपनी बहू की मुंह दिखाई करवाएगी? अरे मत करवा, वैसे ही तेरी होठ बहुओं को पूरे मोहल्ले ने तो पहले ही देखा हुआ है। चिंटू, तेरी बहुओं की तारीफ करते करते थकता नहीं है। वह भी ऐसे कपड़े पहनती है, वह भी वैसे कपड़े पहनती है, तू उनको कुछ समझाती क्यों नहीं? दिव्या, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहुओं के बारे में ये बोलने की? ये उनका हक है कि वो जो भी पहने, हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले? अगर तेरी या मेरी बेटी उनकी जगह होती तो क्या हम उनको भी अपनी मर्जी के कपड़े पहनने से रोकते? नहीं ना, तो मैं अपनी बहुओं को क्यों रोकूं? अरे रहने दे अनामिका बहन, मैं जानती हूँ और मैं क्या पूरा मोहल्ला जानता है तू उनकी तरफदारी किस लिए कर रही है, क्योंकि तूने उनके बाप से अच्छा खासा दहेज लिया है। हाँ लिया है दहेज, मैं जानती हूँ क्योंकि हूँ मैं लोभी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बहुओं को उनकी पसंद के कपड़े पहनने से रोकूं। अगर मैं उनसे दहेज ना भी लेती तो भी उनको कभी मना नहीं करती उनकी पसंद के कपड़े पहनने से। और मेरी 2 हॉट बहुएं हैं तो दुनिया तो उनसे जलती ही रहेगी और सबको नहीं मिलती ऐसी किस्मत। और माफ करना दिव्या, अगर तेरे बेटे या तुझे मेरी बहुओं के कपड़े में कमी लगती है तो
कमी मेरी बहुओं में नहीं तेरी सोच में है। अब निकल जा मोटी गली से, क्योंकि पतली गली में तू फिट नहीं आएगी, क्योंकि तू मेरी बहुओं की तरह हॉट नहीं है ना। हाँ हाँ जा रही हूँ, तुझे तो कुछ कहना ही बेकार है। अभी भी बोल रही हूँ, रोकते मुंह दिखाई। अगर मुंह दिखा के फंक्शन में तेरी बहुएं शॉर्ट्स पहन कर आ गई ना, तो सबके आगे तेरी नाक कटवा देंगी। फिर मत रोइए बैठ के। जिसके बाद दिव्या अनामिका का भाषण सुनकर चली जाती है और अनामिका की दोनों बहुओं को ये एहसास होता है कि उनकी सास दिल की अच्छी है। जिसके बाद वो मुंह दिखाई वाले दिन सुंदर से 2 लहंगे पहनकर सबके सामने मुंह दिखाई के लिए आती है और उनको ऐसे देखकर दिव्या और चिंटू समेत सब छोटी सोच वालों के मुंह बंद हो जाते हैं। जिसके बाद अनामिका कभी भी अपनी बहुओं को उनकी पसंद के कपड़े पहनने से नहीं रोकती और हमेशा उनका साथ देती, जिससे अनामिका अपनी हॉट बहुओं के साथ हमेशा खुशी खुशी रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।